गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर होने वाला है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, जो भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं यानी कि बहादुर सैनिक हैं, उनको हमने ट्रिब्यूट दिया होमेज यहाँ की वहां पे विजिट करके। ठीक है, तो इसी के बारे में हमारा चैप्टर होने वाला है, अपने ब्रेव सोल्जर्स के बारे में, उनकी ब्रेव स्टोरीज हम जानने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो बिफोर वी रीड, हम जान लेते हैं टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। स्टोरी में क्या होने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर में दो दोस्त हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को शेयर कर रहे हैं। किनके किनके प्रति? ब्रेव सोल्जर्स के प्रति। वन ऑफ देम shares her experience of visiting the National War Memorial that has left a deep impact on her. उनमें से एक जो फ्रेंड है वो शेयर करती है अपना उस एक्सपीरियंस को, जब वो कहाँ विजिट करी थी? नेशनल वॉर मेमोरियल में उसने विजिट किया था। ठीक है, और उस विजिट ने उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। इम्पैक्ट का मीनिंग होता है बच्चों प्रभाव। ठीक है, सो इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। उस गहरे प्रभाव के बारे में वो अपनी फीलिंग्स को अपनी दोस्त को व्यक्त कर रही है। शी इज एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स टुवर्ड्स दीज ब्रेव सोल्जर्स टू हर फ्रेंड। They exchange letters and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifices made by the brave hearts of the country. ठीक है, अब जो ये चैप्टर आपका होने वाला है बच्चों, ये लेटर के फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, मतलब एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को लेटर लिख रही है, फिर उसमें कुछ पढ़ेंगे जो हमने उसने लिखा है, और फिर वो वही फ्रेंड वापस से रिप्लाई करती है अपनी फ्रेंड को, और हम उसकी रिप्लाई को जानेंगे कि उसने रिप्लाई में क्या लिखा है। और उन दोनों ने बेसिकली क्या किया है, अपनी ब्रेव हार्ट्स के बारे में। ठीक है, ब्रेव हार्ट्स मतलब बहादुर दिल, जो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस दिए। ठीक है, जिनके वजह से हम जो आज ये फ्रीडम है इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, वो किसकी देन है? वो इन्हीं ब्रेव हार्ट्स और ब्रेव हार्ट सोल्जर्स की देन है। वरना हम क्या होते बच्चों, अभी भी या तो ब्रिटिशर्स के ही गुलाम रहते या फिर कोई और कंट्री हमें गुलाम बना लेती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ द होल credit goes to these brave hearts that we are enjoying our freedom today in this age. The memorial symbolizes the patriotism of the Indian soldiers. ठीक है, जो ये मेमोरियल है जहाँ पे कि वन ऑफ द फ्रेंड गई है नेशनल वॉर मेमोरियल, वो क्या सिंबलाइज करता है? सिंबलाइज मतलब किस चीज का प्रतीत है? क्या प्रतीत? वो इस बात का प्रतीत है कि पेट्रियोटिज्म, देश भक्ति की भावना जो इन सोल्जर्स के अंदर थी, जिस वजह से उन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी। ठीक है, वो इसको व्यक्त करता है, पेट्रियोटिज्म को, देशभक्ति को। क्लियर स्टूडेंट्स? विच इज दिस मेमोरियल? और अब हम इस मेमोरियल के बारे में जानेंगे कि इस मेमोरियल में कहा क्या क्या चीजें हैं और कहाँ पे ये मेमोरियल सिचुएटेड है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस चैप्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। अ होमेज टू आवर सोल्जर्स, टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, मतलब जो हमारे ये बहादुर योद्धा है उनके लिए हमारी जो श्रद्धा है, श्रद्धा की जो भावना है, ठीक है, हमारी जो भक्ति भावना कह सकते हैं या फिर श्रद्धा की भावना जो हमारे सोल्जर्स के लिए है, उसी के बारे में आपका ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, ब्रेव आपको पता है, बहादुर। सोल्जर्स, सैनिक। मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा साथ में, दैट सो दैट यू डोंट हैव एनी डाउट इन एनी वर्ड। और साथ ही साथ आप लोगों को ये वर्ड्स याद भी करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, होमेज का मतलब हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं श्रद्धा, श्रद्धा की भावना। ठीक है, श्रद्धा की भावना हमारे मन में किसके लिए आती है? ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कोई
महान कार्य किया होता है, ठीक है, उन्हीं के लिए श्रद्धा की भावना आती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की श्रद्धा है किसमें, ईश्वर में आप लोगों की श्रद्धा है, कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के अपने अपने श्रद्धा भावना होती है, तो वो इस वजह से बिकॉज दे आर ग्रेट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ब्रेव सोल्जर्स भी, वो भी क्या थे, वो बहुत ग्रेट थे। दैट्स वाई वी हैव अ फीलिंग ऑफ, कह सकते हैं, प्राउड फॉर देम, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो चैप्टर होने वाला है लेटर के फॉर्म में होने वाला है, ठीक है, तो उसी का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। सौम्या कुमार जो नेम है उसने अपना लिखा है नाम, एक फ्रेंड ने हाउस नंबर, अपना एड्रेस, बेंगलुरु एड्रेस दे दिया है, डेट दे दी है 14 अप्रैल 2022, और किसको भेज रही है वो, डियर आनंदा, ठीक है। होप यू आर ऑल डूइंग वेल, मतलब तुम सब अच्छा कर रहे होंगे। डू यू रिमेम्बर आर लास्ट कॉन्वर्जेशन अबाउट वॉर एंड पीस, क्या तुम्हें हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है बच्चों वार्तालाप, ठीक है, बातचीत जिसे कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे वार्तालाप, जो हमारी आखिरी वार्तालाप हुई थी युद्ध, वॉर, पीस यानी कि शांति, युद्ध और शांति के बारे में, क्या तुम्हें वो याद है, ठीक है। वो अपने लेटर में कुछ ऐसा लिख रही है। We talked about how India had to struggle for its independence from the British. हमने ये बात करी थी कि भारत को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। स्ट्रगल मतलब बच्चों जूझना पड़ा था, ठीक है, संघर्ष करना पड़ा था अंग्रेजों से अपनी स्वाधीनता वापस लेने के लिए, अपनी अपना अधिकार, अपने हक, अपनी आजादी लेने के लिए हमें अंग्रेजों से, अंग्रेज में कौन, ब्रिटिशर से कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। लास्ट कॉन्वर्जेशन में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं तो आपस में इस बारे में जब कभी भी उनकी बात हुई होगी तो वो इस बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे। वो मैनी सेंचुरीज, और ऐसा नहीं है कि एक दिन की लड़ाई थी, 2 दिन की लड़ाई, कई सदियों की लड़ाई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ। फिर आता है बात पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बच्चों बाद में, स्वतंत्रता के बाद। ऐसा नहीं कि हमारा जो संघर्ष था वो आजादी मिलने पर खत्म हो गया, ठीक है, कि आजादी से पहले तो हमने ब्रिटिशर्स के साथ संघर्ष किया, लेकिन आजादी के बाद हम एकदम खुशी से रहे, एकदम पीस से रहे, नहीं बच्चों। तो आजादी के तुरंत बाद ही हमारे ऊपर आक्रमण होने लग गए थे, ठीक है, उनके बारे में भी अभी स्टडी करेंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी के बाद का समय, ठीक है। और प्री इंडिपेंडेंस आएगा तो आजादी से पहले। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। क्लियर स्टूडेंट्स, आजादी के बाद our country has had to fight several wars to protect its borders। जैसे कि मैंने बताया कि आजादी के बाद भी हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसे काफी वॉर्स लड़ने पड़े अपने बॉर्डर्स को, मतलब जो अपनी जमीन है उसको बचाने के लिए, ठीक है। बॉर्डर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री है तो उसके चारों तरफ वो एक अपना एरिया निर्धारित करती है कि हाँ, मेरा एरिया जो है, मेरा जो जगह है वो सिर्फ इतनी है, ठीक है, ना मैं इससे बाहर जाऊंगा और ना किसी को अपने इस जगह से अंदर आने दूंगा। तो वहां पे क्या बना लिए जाते हैं बच्चों, एक तरह से जैसे हम बाउंड्रीज बना लेते हैं ना, उन्हीं को बड़े लेवल पे कहते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स बना दिए जाते हैं कि ना तो इस बॉर्डर से ये रूल सेट हो जाता है कि मैं कभी इधर जाऊंगा, ठीक है, घुसपैठ करूंगा, ना तो अगर कोई वहां से यहाँ आएगा तो मैं उसको अपने इधर भी नहीं आने दूंगा। तो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को कई बार फाइट करना पड़ा इंडिपेंडेंस के बाद भी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि घुसपैठिए हमारे भारत माता पे घुसने का, आक्रमण करने की उन्होंने कोशिश करी थी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी लिखा, सेफ गार्डिंग नेशंस बॉर्डर्स, मतलब जो हमारा राष्ट्र है उसके बॉर्डर्स की रक्षा करना, उसी को कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। नहीं तो बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम एक भारत एक कायर राष्ट्र होता या फिर डरपोक राष्ट्र होता तो क्या करता कि अगर किसी ने आक्रमण कर दिया या थोड़ी सी हमारी जमीन ले ली या फिर हमारे एरिया में घुस गया तो हम ये भी कह सकते थे कि चलो छोड़ो, कौन लड़ाई करेगा इनसे, और फिर ये हमें मार देंगे या हरा देंगे, तो ऐसा करते हैं जहां तक इन्होंने एरिया ले लिया इनको दे देते हैं। बट ऐसा नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है। उसमें उससे क्या जुड़ी होती है, उसमें नेशन की इंटीग्रिटी जुड़ी होती है, पूरे राष्ट्र का आत्मसम्मान जुड़ा होता है उसके साथ। आप किसी को भी ऐसे नहीं आने दे सकते, ठीक है, अपने राष्ट्र में। एंड इट्स पीपल, और क्योंकि यहाँ के लोगों को भरोसा है किस पे, अपनी सरकार पे, अपनी सेना पे, ठीक है। अगर सरकार और सेना इसी तरीके से लोगों को अंदर घुसने देगी तो फिर जो लोग होते हैं, जो आप कह सकते हैं जनता होती है, उसका अपने राष्ट्र से,
अपने नेताओं से, अपने सरकार से और अपनी सेना से भी विश्वास उठ जाता है। तो इसलिए ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बॉर्डर्स का, अपनी नेशनल इंटीग्रिटी का रक्षा करें। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस मेड मी वंडर हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल। अब जब हम यही सब चीजें डिस्कस कर रहे थे, वो दोनों फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रही होंगी कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया को काफी सारे वॉर्स लड़ने पड़े, जिनमें से भी कई सारे ब्रेव सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इन अटैक्स को रोका। नहीं तो आज हम जो इंडिया का मैप है वो कुछ और होता, यहाँ के जो सिनेरियो है, जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं वो शायद कुछ और होता, परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। अगर उन अटैक्स को हम नहीं रोक पाते, हम कहेंगे यानी कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स नहीं रोक पाते, तो फिर आज सिचुएशन बच्चों कुछ और होती। हम इस तरीके से यहाँ पे जैसे वर्चुअली क्लास में आप लोगों की ले रहा हूँ, आप लोग आराम से बैठ के अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा होता स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ये सब हो पा रहा है, हम अपने मतलब इस कंट्री में एकदम फ्रीली, फ्रीडम के साथ रह पा रहे हैं, तो होल ट्रिब्यूट गोज टू दिस ब्रेव सोल्जर्स। तो यही बात करते करते वो दोनों फ्रेंड्स सोचने लग जाती, तो ये ब्रेव सोल्जर्स थे कौन? ठीक है, हमने सुना है कि ब्रेव सोल्जर्स थे, उन्होंने हमें बचाया, बट वो आखिरकार थे कौन? They fought to protect our country and sacrificed their lives so that we could live our lives in peace. ठीक है, उन्होंने लड़ाइयाँ करी, उन्होंने अपनी जानें सेक्रीफाइस करी और दूसरों की, दुश्मनों की जानें ली भी, ठीक है। अगर मान लीजिए, और तभी उनकी बदौलत हम आज पीस से रह पा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमेशा पीस से रहना चाहिए, किसी को वो नहीं करना चाहिए। बट स्टूडेंट्स, आप इस सिचुएशन को समझिए, अगर आपकी कंट्री पे कोई अटैक करेगा और आप ज्यादा ही पीस पीस फॉलो करेंगे और वो अटैक ही करता चला जाएगा, तो हम क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। तो किसी को तो हथियार उठाने पड़ेंगे, और जिसने वो हथियार उठाए और अटैकर से लड़ाई करी, वही थे हमारे ब्रेव सोल्जर्स। उन्होंने अटैक करा, वो उन्होंने हम पे पहले अटैक करा, जो घुसपैठिए थे, फिर हमने उसका रिटेलिएट किया, हमारे ब्रेव सोल्जर्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स। उन्होंने लड़ाइयाँ करी, उन्होंने वो लड़े, उन्होंने दूसरों को मारा भी और खुद भी उन्होंने अपनी जान की सेक्रीफाइस दी। इसी वजह से हम आज पीसफुली रह पा रहे हैं और हम पीस की बातें कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, वो ना लड़ते, वो भी अपने हथियार छोड़ देते, या फिर अपने हथियार सरेंडर कर देते, बोलते कि नहीं, हमें तो पीस से लड़ना है, हम पीस में रहना है, हमें लड़ाई नहीं करनी, तो आज इंडिया में या फिर हमारे देश में कोई भी पीस से नहीं रह रहा होता, ठीक है। हर जगह क्या होता, सिर्फ और सिर्फ गुलामी होती और अत्याचार ही हो रहा होता। इसीलिए आपने बच्चों एक लाइन भी सुनी होगी, टू गेट पीस यू हैव टू गो फॉर वॉर, ठीक है। अगर आपको शांति चाहिए अपने देश में, तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब आप युद्ध लड़ेंगे, अपने सामने वाले दुश्मन को हरा देंगे, तभी आप शांति से रह सकते हैं, वरना शांति से नहीं रह पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब ये पूछा है व्हाट वर देयर नेम्स, ठीक है, उन ब्रेव सोल्जर्स के नाम क्या थे? वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो लोग आए कहाँ से? डज एनीवन रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट देम? ठीक है, हम लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी है, हमें पता किया है, ठीक है, जो ये सारी चीजें कि हम जो पीस इंजॉय कर पा रहे हैं, फ्रीडम इंजॉय कर पा रहे हैं, ये किसी की बदौलत तो मिला है, बट हम ये नहीं जानते कि वो किसी कौन है, ठीक है। उनके नाम हम नहीं जानते, वो कहाँ से आए थे ये नहीं जानते, उनकी फैमिलीज अब क्या कर रही हैं, उनके जाने के बाद उनकी फैमिलीज का क्या हुआ, ये हम सबको किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। Last week, I got the answers to some of my questions during an educational trip to New Delhi organized by our school. तो उसी में से एक फ्रेंड कह रही है कि ये सारे दिमाग में मेरे क्वेश्चंस चलते रहते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस का जवाब मुझे कब मिला? जब मैं अपने स्कूल के एक एजुकेशनल ट्रिप में कहाँ गई? न्यू दिल्ली गई। You may recall I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance. वो कहती है कि तुम्हें याद होगा कि मैं ऐसी किसी ट्रिप में बहुत समय से जाना चाहती थी जिसका कि कोई एजुकेशनल सिग्निफिकेंस हो, और मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाने का भी शौक था, ऐसी जगहों में जाने का जहाँ पे जाके कि मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान की चीजें मिले। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, मैंने वहां जाके बहुत सी नई चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें भी जानी, एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू, और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। एक्साइटेड मीन्स स्टूडेंट्स उत्साहित हूँ तुम्हारे साथ उन्हीं सब बातों को शेयर करने के लिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। लेट मी बिगिन by asking you to guess the name of the monument that I found most inspiring। तो कहती है कि चलो सबसे पहले तुम ये गैस करके बताओ कि मैं किस मॉन्यूमेंट की बात कर रही हूँ जहां पे जाके मुझे ये सारी चीजें नॉलेज मिली होगी और मैं इंस्पायर हुई। लेट्स सी इफ यू कैन गेस, देखते हैं जरा तुम गेस कर पाती हो नहीं। बच्चों आप लोग भी गेस कीजिए, क्या आप लोग गेस कर पा रहे हैं या नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड इन, अब कुछ हिंट्स दी जा रही है, ठीक है, कि इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, 2018 में, एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019। अप्रैल 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और फरवरी 2019 में ये बनकर तैयार हो गया था। इट वाज इनविजन्ड एंड देन inaugurated by India's Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी in February 2019। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताया जा रहा है कि ये किसका विजन था, इसको किसने विजुअलाइज किया था कि हमें ऐसा एक हमारे ब्रेव हार्ट्स के लिए, ब्रेव हार्ट सोल्जर्स के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाना चाहिए। ये आइडिया था किसका, श्री नरेंद्र मोदी जी का, और उसको इनॉग्रेट भी नरेंद्र मोदी जी ने ही 2019 में किया। In terms of location and size, it spread over 40 acres of land near the iconic India Gate। अब थोड़ा आपको हिंट और ज्यादा मिल जाएगी कि अगर लोकेशन की बात करें और साइज की बात करें तो ये 40 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। कहाँ पे, इंडिया गेट के पास में। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या है, ये एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है बच्चों अपने रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड को शो करना किसी को, ठीक है। अब जब हम अगर किसी को ट्रिब्यूट देते हैं, अगर हम किसी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो उसका मतलब है हम उन्हें अपनी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद शो कर रहे हैं कि हाँ हम बहुत ज्यादा धन्य हैं कि आप लोगों ने अपना कुर्बानियां दी, तब जाके हम आज अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों ट्रिब्यूट। आइकॉनिक का मतलब होता है सेलिब्रेटेड, ठीक है, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कोई सेलिब्रेट करने वाली बात को हम कहेंगे आइकॉनिक, ठीक है। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड इट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है तुमने गेस कर लिया होगा कि ये कौन सी जगह है, नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो कि दिल्ली, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास है। वोंट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो लंबे समय से मेरे अंदर एक एस्पिरेशन थी, ठीक है, एक चाहत थी, वो फुलफिल हो गई वहां जा करके, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, then let's move ahead. Our visit to the National War Memorial begin with our teacher explaining that even after the independence, India has had to fight many wars to protect itself। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल में हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई। हम वहां पे गए, हमारे साथ एक टीचर थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे हमें, ये बता रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी। एंड द फ्रीडम एंड security we enjoy today is because of the many brave men and women who have served in the Indian Armed Forces over decades। और जिस फ्रीडम को हम आज एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, हमारे अंदर एक सिक्योरिटी की भावना है। क्या आप लोग बच्चों डरे डरे हो? कभी भी हम पे अटैक हो सकता है, या फिर हम पे कोई आके अटैक कर देगा, हमें गुलाम बना देगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। इस तरह की भावना हमारे अंदर नहीं है। हम सिक्योर फील करते हैं। क्यों सिक्योर फील करते हैं? बिकॉज वी नो कि बॉर्डर्स पे और सभी जगह पे हमारे जो सोल्जर्स हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, इंडियन एयर फोर्सेस हो, या फिर इंडियन नेवी हो, या फिर कोई भी हो, जो हमारे कोस्ट गार्ड्स हैं वो सारी हो, हमारी पैरामिलिट्रीज हैं वो हैं, हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, ये सारी फोर्सेज हमें हर जगह से प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे अंदर एक सिक्योरिटी की भावना है, ठीक है। बिकॉज जो ये ब्रेव मैन और विमेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ बात मैन की नहीं हो रही है, यहाँ वुमेन की बात हो रही है, क्योंकि विमेन भी बहुत ज्यादा आर्म फोर्सेज में है, ठीक है, और जो कि सर्व कर रही हैं वहां पे कितने, काफी डिकेड से, काफी दशकों से। डिकेड्स का मतलब होता है बच्चों दशक, ठीक है। डिकेड जैसे कि 10 साल के समय को हम डिकेड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? Sadly, she said, war always takes its toll, and therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947। फिर वो थोड़ा उदास होते हुए कहती है कि वॉर हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता है। टोल का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने होता है ना कि हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमें कुछ देना पड़ रहा है ना, कीमत चुकानी पड़ रही है, ठीक है। तो वॉर की भी एक नई कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत ये है कि उसमें सेक्रीफाइस हो जाती हैं हमारे इन्हीं ब्रेव हार्ट्स की लाइव्स, ठीक है, जो कि हमें कई बार सेक्रीफाइस करनी पड़ी 1947 में इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी।
This is what makes monuments like the National War Memorial extremely important so that we should never forget the cost of freedom. और इसीलिए जो नेशनल वॉर मेमोरियल जैसी जगहें हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? इसलिए ताकि हम कभी इस बात को ना भूलें कि जो ये फ्रीडम, जो ये आज़ादी हमें मिली है, वो हमें आज़ादी आसानी से या फिर बहुत इजीली नहीं मिली है। इसके लिए कई लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया है, कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हम इस फ्रीडम को आज एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर। ठीक है, हम सबको अवेयर रहना चाहिए इस बात से कि वॉर से कितना ज्यादा दुख और दर्द पहुंचता है सभी लोगों को। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड अ टेबलेट। ठीक है, मॉन्यूमेंट की बात करते हैं। मॉन्यूमेंट कैसे बना है बच्चों? ईंट से बना है, और हर एक ईंट को क्या नाम दिया गया है? टेबलेट का नाम दिया गया। ठीक है, हर एक ब्रिक को क्या बोला गया है? टेबलेट। एक एक टेबलेट से वो पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट बन के तैयार हुआ है। इट बेयर्स द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स हु फॉट फॉर इंडिया एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वॉर्स फ्रॉम 1947 टिल डेट। इस जो टेबलेट्स की जो मैं आपको बच्चों में बात कर रहा हूँ, जो ब्रिक्स से बनी है ये पूरी मॉन्यूमेंट, उसको टेबलेट बोला गया। हर एक टेबलेट पे उस ब्रेव हार्ट सोल्जर का नाम लिखा गया है जिसने अपनी कुर्बानी दी है सिंस 1947 से कब तक? आज तक। जितने भी वॉर्स हुए, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उन सभी के नाम वहां पे अंकित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग, अब देखो कौन कौन से वॉर हुए, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना वॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। ठीक है, हम बच्चों आजाद हुए थे 1947 में। ठीक है, हमारे बगल में पड़ोसी देश है चाइना। ठीक है, उसे लगा था कि हम अभी बहुत ज्यादा कमजोर होंगे क्योंकि हम अभी नए नए आजाद हुए, हमारी क्योंकि जब कोई देश नया नया बनता है, ठीक है बच्चों, तो कैसा, आप उसको ऐसा मानिए कि वो एक छोटा बच्चा है। ठीक है, और छोटे बच्चे पे अटैक करना बहुत आसान है। ठीक है, छोटे बच्चे को देख के कोई भी अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जंगल में ही चले जाइए, चाहे वो भले ही शेर का बच्चा क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा है तो उसको देखकर इधर उधर के गीदड़ या फिर जो जंगली वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं, वो भी अटैक करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये तो छोटा बच्चा है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था, इंडिया के साथ। हम नए नए आजाद ही हुए थे, इस बात का फायदा उठाते हुए चाइना ने हम पे 1962 में अटैक किया था। ठीक है, फिर अगला जो वॉर हुआ था, मतलब अटैक किया था, तो हमने भी इधर से पलटवार किया, तो फिर एक बहुत खतरनाक वॉर हुआ था। उसके बाद जो वॉर हुआ बच्चों, वो हुआ इंडो पाक वॉर। कब? 1965 में। अब देख लीजिए, पाकिस्तान हमारा एक और पड़ोसी, उसने ये देखा कि भारत कमजोर हो गया होगा चाइना के साथ लड़के 1962 में। ठीक है, क्योंकि जब दो देशों की लड़ाई होती है तो दोनों देश भले ही हारे जीते, कोई भी हार जीत का तो ऐसा कुछ नहीं है, बट नुकसान दोनों पक्षों को होता है। ठीक है, तो भारत को भी नुकसान था। भारत उस वक्त आर्थिक रूप से या दूसरी हर तरीके से थोड़ा कमजोर था। इस बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, और फिर वॉर होता है इंडो पाक वॉर 1965 में। ठीक है, वो बात अलग है कि इस वॉर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, बुरी तरह से हार जाता है पाकिस्तान। और हाँ, जो इंडो चाइना वॉर था, उसमें हम कह सकते हैं बच्चों कि चाइनीज जो थे, हम हारते तो नहीं है, हम पूरा एक तरह से आपको कह सकते हैं कि पूरा हम टक्कर देते हैं एक कमजोर राष्ट्र होने और एक नया नया राष्ट्र बनने के बावजूद भी। लेकिन क्योंकि चाइना जो है वो पहले से ही डेवलप्ड था, ठीक है, वो बहुत पहले आजाद हो चुका था, उसके पास हमसे ज्यादा बेटर इक्विपमेंट्स थे, और सारी वो तैयारी, वो पूरी फुल तैयारी में था। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं बच्चों की, किस तरह से उसने बीच में हमें धोखा भी दिया। पहले दोस्ती की बात करी कि हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर उसने पीठ पे वार किया। तो ये सारी कुछ चीजें हुई जिस वजह से भारत को काफी नुकसान हो गया था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ही हैज टू फेस द डिफीट, उसको हार का सामना करना पड़ता है, और उस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और 1971 में फिर से पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है। फिर से एक बार वॉर होती है जिसमें कि पाकिस्तान फिर से हारता है। ठीक है बच्चों, और हारता है और दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। इंडिया उसे दो टुकड़ों में बांट देता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश को उससे अलग ही कर देता है। ठीक है, और इतना हारने के बावजूद भी पाकिस्तान को चैन नहीं आता, और फिर से वो 1999 में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। कहाँ पे? कारगिल में। और जहाँ पे फिर से एक बार फिर इंडियन आर्मी उसका डटकर सामना करती है, उसको मुंह तोड़ जवाब देके वहां से भगा देती है। तो दैट इज कॉल्ड कारगिल वॉर। तो ये इतने सारे वॉर्स हुए बच्चों, 1962, 1965, 1971 एंड 1999। इतने सारे वॉर्स इंडिया ने फेस किए हैं आजादी के बाद। अब आप लगा लीजिए। ठीक है,
और इन वॉर्स में ऐसा तो नहीं रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमने ही दूसरों के सोल्जर्स को या फिर जो अटैकर्स थे या फिर घुसपैठिए थे या टेररिस्ट बोलेंगे, पाकिस्तान वालों को तो टेररिस्ट ही बोलेंगे, कि उन्होंने हम पे, कि सिर्फ उन्हीं का नुकसान हुआ होगा, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ है बच्चों। ठीक है, हमारे भी कई सारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched। ठीक है, अभी बता रहा है कि वहां पे कितनी टेबलेट से बना हुआ है वो मॉन्यूमेंट, 29,000 टेबलेट से बन रखा है, जिसमें से कि 26,000 टेबलेट्स पे नाम एच्ड है। एच्ड का मतलब है बच्चों, देखो यहाँ पे एनग्रेव्ड, एनग्रेव मतलब गड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हम किसी पत्थर पे नाम लिखते हैं ना, तो फिर वो एक तरह से उस पे एनग्रेव्ड होता है, खोद के नाम लिखना पड़ता है, जैसे बोलते हैं नाम गड़ा हुआ है, तो उसी को कहते हैं एच्ड और एनग्रेव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे 26,000 सोल्जर्स के नेम उस पे मौजूद हैं। It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of a brave soldiers। ये बहुत दिल को छू लेने वाली बात थी। हर्टनिंग का मतलब होता है बच्चों दिल को छू लेने वाली बात थी, कि हमारी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इस बात को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, और उस कुर्बानी को हम मानते हैं कि हाँ वो कुर्बानी थी, और इसीलिए हम उनको उतनी रिस्पेक्ट भी देते हैं। Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra PVC, India's highest wartime gallantry medal for the service to the nation। फिर हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें 21 ब्रेव हार्ट्स यानी कि ऐसे 21 सोल्जर्स के बारे में बताया जिनको कि क्या मिला हुआ है, परमवीर चक्र मिला है। और परमवीर चक्र बच्चों हमारा सबसे बड़ा अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड, मतलब आप कह सकते हैं जो वीरता के लिए जो सम्मान मिलता है या अवार्ड मिलता है, उसमें सबसे ऊपर पहले प्रथम श्रेणी में जिसका नाम आता है दैट इज परमवीर चक्र। ठीक है, She also told us about the महावीर चक्र, और फिर उससे नीचे और भी अवार्ड्स होते हैं बच्चों, जैसे महावीर चक्र होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है कीर्ति चक्र, फिर उसके बाद होता है बच्चों वीर चक्र, एंड देन देयर इज शौर्य चक्र। ठीक है, तो इस तरह के जो अवार्ड्स हैं या फिर आप कह सकते हैं सम्मान है, मेडल्स हैं, वो दिए जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्रीफाइस, जिसने जितना बड़ा सेक्रीफाइस किया होगा उसको उतना बड़ा मेडल मिलता है। जिसका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है बच्चों, जिसने अपने जानों की कुर्बानी दे दी, उसको मिलता है बच्चों परमवीर चक्र। क्लियर यहां तक? इज देयर एनी डाउट? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा was posthumously awarded India's first PVC, PVC मतलब परमवीर चक्र, in the Battle of बडगाम in 1947। जो पहला परमवीर चक्र दिया गया है बच्चों, आप याद रखेंगे किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पहला परमवीर चक्र मिला है। कौन सी बैटल में मिला है इन्हें? बैटल ऑफ बडगाम में मिला है। कब मिला है? 1947 में मिला है। और कैसे मिला है? पोस्टमसली। पोस्टमसली का होता है बच्चों आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत। ठीक है, कि उन्होंने जब अपनी जान गंवा दी तब जाके उन्हें ये परमवीर चक्र मिला। कब? 1947 में बैटल ऑफ बडगाम में। एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। उसके बाद भी कुछ और परमवीर चक्र दिए गए। कब? इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था 1962 का, उसमें भी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र दिए गए थे। एंड द इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, और इंडियन पाकिस्तान वॉर जो 1965 में हुआ था उसमें भी कुछ परमवीर चक्र दिए गए थे। Beside PVC was also awarded for service during the UN peacekeeping operations in Congo। ठीक है, और कुछ पीवीसी परमवीर चक्र कब दिए गए थे बच्चों? जब जो ये यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, किसी यूनाइटेड नेशंस के जो ऑपरेशंस होते हैं, ये वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या करती है यूनाइटेड नेशंस, अलग अलग कंट्रीज से जो स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जो
सबसे बेस्ट सोल्जर्स होते हैं उनको बुलाती है और उस जगह पे लड़ने के लिए, उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए भेजती है। तो इंडिया से भी कई लोग गए थे इस ऑपरेशन में, जो कि कहाँ हुआ था बच्चों, कॉन्गो में हुआ था। ठीक है, कॉन्गो अफ्रीका में हुआ था ये ऑपरेशन। यहाँ पे भारत से कई सारे ब्रेव हार्ट्स गए थे और वहां पे जो लोग शहीद हुए पीस कीपिंग ऑपरेशन में, मतलब शांति बनाए रखने के लिए जो वॉर चल रहा था उसमें जो लोग शहीद हुए उनको भी पीवीसीज मिले, यानी कि परमवीर चक्र मिले हैं। In the 97 war, some of the heroes who were awarded the PVCs posthumously includes, अच्छा ठीक है, अब 1971 के वॉर की बात हो रही है। ठीक है, 1962 और 65 वाला हमने देख लिया स्टूडेंट्स। अब बात होती है 1971 के वॉर की, जो ये भी किसके साथ हुआ था, 71 वाला पाकिस्तान के साथ ही हुआ था। ठीक है, इसमें भी कुछ हीरोज हैं जिनको कि पोस्टमसली, वही मतलब है मरने के बाद, मरणोपरांत पीवीसीज दिए गए। उनमें से जो जो नाम है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला नाम आता है बच्चों लांस नायक एल्बर्ट इक्का का। ठीक है, लांस नायक एल्बर्ट इक्का को पोस्टमसली पीवीसी परमवीर चक्र दिया गया 1971 वॉर में। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। ठीक है, अगले कौन है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखान। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, अगले हैं अरुण खेतरपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट। एंड मेजर होशियार सिंह। तो ये वो लोग हैं बच्चों जिनको 1971 के वॉर में परमवीर चक्र मिला है। ठीक है, और ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।